Hello and welcome to Incredible Abhishek. So, we are continuing with our polity lecture series, and in the last class, we have started the topic of fundamental rights, which happens to be the most important topic that we are going to study, one of the most important topic, right? So, in the last class, we have discussed about the basics of the fundamental rights, the introduction part, and also we have seen that there are 7 rights that are given to the given by the constitution to us, and we have done the first right out of those 7, that is the right to equality. आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक दी हुई है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे और हम अपने दूसरे राइट की बात करेंगे, जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बारे में बात करता है, जिसको हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। राइट, द राइट टू फ्रीडम। आपको एक वैल्यू एडिशन पॉइंट देता हूं। प्रोफेसर एमवी पाइली, वेरी रिनाउंड पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, प्रोफेसर एमवी पाइली ने बोला था दैट पर्सनल लिबर्टी इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या बोला था? दैट पर्सनल लिबर्टी इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब हुआ पर्सनल लिबर्टी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमें दी गई है, वो सबसे ज्यादा फंडामेंटल है इन सारे फंडामेंटल राइट्स में से। हमने पहले क्लास में बात करी थी कि इनको फंडामेंटल क्यों कहते हैं, राइट? तो हमने फिर देखा था कि इनको फंडामेंटल कहते हैं 2 रीजंस की वजह से। पहला रीजन था कि ये बहुत बेसिक राइट्स हैं, ये ऐसे राइट्स हैं जो कि एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही जरूरी हैं, और दूसरा रीजन था कि ये फंडामेंटल लॉ में दिए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सिंस ये सारे ही राइट्स फंडामेंटल हैं, बट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एमवी पाइली, जो पर्सनल लिबर्टी है ना, वो इन सब में से सबसे ज्यादा फंडामेंटल है। ठीक है, और ये जो पर्सनल लिबर्टी है ये दी गई है आर्टिकल 19 में, या एक तरीके से कहें आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। तो इस बैकग्राउंड से ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, और फिर अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल 19। एक्चुअली आर्टिकल 19 जो है ना, उसके 7 सब पार्ट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इस आर्टिकल 19 के इस 7 सब पार्ट्स में से आपको अलग अलग तरीके की फ्रीडम्स मिली हुई हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 6 सब पार्ट एग्जिस्ट करते हैं। एक सब पार्ट जो है ना, उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट से हमने डिलीट कर दिया है। वो क्या था हम देखेंगे, लेकिन पहले अभी जो 6 सब पार्ट एग्जिस्ट करते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 के 6। ठीक है, तो आर्टिकल 19 जितने भी सिटीजन्स हैं, अगेन आपको बार बार बता रहा हूं मैं, 5 राइट्स थे जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए थे। आर्टिकल 15, 16 हमने देख लिया, अब हम 19 देख रहे हैं। आने वाले क्लासेस में हम 29 एंड 30 भी देखेंगे। ये 5 राइट हैं, तो अब हम 19 की बात कर रहे हैं, यानी ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। 6 राइट्स देता है ये। पहला, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, राइट टू असेंबल। तीसरा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। चौथा, राइट टू मूव। पांचवा, राइट टू रिसाइड, रिसाइड मतलब रहना, सेटल करना। एंड छठा, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ये 6 फ्रीडम आपको दिए जाते हैं बाय आर्टिकल 19। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं अब क्या क्या है। सबसे पहले आता है
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट उसका सब पार्ट है, जो आपके 19th आर्टिकल का पहला फ्रीडम है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक जो डेमोक्रेसी होती है ना, जिसकी हम बात करते हैं, जिस डेमोक्रेसी की, उस डेमोक्रेसी में स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्री होना सबसे की एलिमेंट है। ठीक है, और यही आर्टिकल आपको ये अलाउ करता है कि आप जो डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं उसको फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए, उसको फ्रीली अपने ओपिनियंस बना पाए, उसके बेसिस पे आप उसको एक्सप्रेस कर पाए। तो ये आपको राइट देता है अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस और अपने बिलीव्स, ऐसी चीजों को एक्सप्रेस करने का, बोलने का, राइट। यही जो फ्रीडम है, यही फ्रीडम जो प्रेस को बनती है, हम बोलते हैं ना कि मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी तब है जब ये मीडिया फ्री होगी, अनबायस्ड होगी। ये मीडिया फ्री तब होगी जब इसके पास एक्सप्रेस करने की आजादी होगी। तो ये जो एक्सप्रेस करने की आजादी आपको 19 आर्टिकल के फर्स्ट पार्ट में दी गई है, यही तो आपके मीडिया, यही तो आपके प्रेस का फ्रीडम इंश्योर करती है कंट्री में। आगे बढ़ते हैं। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, होता क्या है कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एक ह्यूमन बीइंग है, इस ह्यूमन बीइंग को ना, इसको एक्सप्रेस करना, एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक्सप्रेस करना किसी चीज को, ये उसके पर्सनैलिटी के लिए, उसके वेल बीइंग के लिए, उसके वेल बीइंग के लिए समाज में बहुत जरूरी होता है। आप एक चीज सोचो कि कोई ऐसा इंसान है, वो किसी ऐसे जगह पे रह रहा है जहां पे वो चाहता तो है बोलना लेकिन बोल नहीं पा रहा, चाहता तो है किसी चीज के बारे में एक्सप्रेस करना लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो वो वहां पे हम कहते हैं ना घुट घुट के रह रहा है। तो ये घुट घुट के ना रहना, ये एक्सप्रेशन इंश्योर करता है। और जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये सिर्फ बोलने के फॉर्म में नहीं होता। एक्सप्रेशन का मतलब होता है, आप बहुत लोग हैं जो पेंटिंग करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत लोग हैं जो राइटिंग करके एक्सप्रेस करते हैं, बहुत अगर वो कभी खुश होते हैं या सैड होते हैं तो वो लिखते हैं, वो पेंट करते हैं, वो म्यूजिक की तरफ जाते हैं, बहुत लोगों का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है। एक्सप्रेस आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। और बहुत बार आपका साइलेंस, आप अगर कोई चीज नहीं बोल रहे हो ना, तो वो भी बहुत कुछ बोल देती है। एक बड़ा फेमस सा एनेक्डोट है, मैं जानता नहीं हूं कितना सच है कितना गलत है, बट एक बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो अमेरिका गए थे। और उस टाइम इंडिया अमेरिका के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि इंडिया नॉन अलाइनमेंट फॉलो कर रहा था, तो हम यूएस के बहुत सपोर्टर नहीं थे उस टाइम। तो वहां पे उनसे किसी ने पूछा कि आर यू अगेंस्ट अस और आर यू विथ अस। यूएस के किसी ने पूछा कि आर यू अगेंस्ट अस और आर यू विथ अस। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आंसर दिया सिर्फ एक वर्ड, यस। आर यू अगेंस्ट अस, यस। आर यू विथ अस, यस। एक ही आंसर दिया। तो ये जो एक वर्ड का बोला और बाकी चीज जो साइलेंट रह गया ना, ये भी बहुत कुछ बोलना था। तो जब हम बात करते हैं कि आपके पास स्पीच और एक्सप्रेशन की जब आपके पास राइट है, फ्रीडम है, तो उसमें फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी आता है। आप अगर चुप हैं वो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चुप जो है सो आप फ्री विल से चुप हैं, आपको किसी ने जबरदस्ती चुप नहीं कराया है, आप अपनी मर्जी से चुप हैं। और जहां भी आप फ्री विल एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपका फ्रीडम है। सिमिलरली और भी बहुत सारे इसमें आ सकते हैं, बहुत सारे होते ही हैं, लिस्ट आपको हर जगह मिल जाएगी। मेरा पर्पस है आपको चीजें समझाना। तो इसी तरह से एक्सप्रेस योर जेंडर आइडेंटिटी, आज के जमाने में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज की, हम बात कर रहे हैं उनके राइट्स की, तो ये क्यों ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी ना बताएं? क्यों एक टैबू होना चाहिए उनके जेंडर आइडेंटिटी में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
तो ये भी एक स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही आपको राइट दिया हुआ है कि यू कैन एक्सप्रेस योर जेंडर आइडेंटिटी, यू आर फुल्ली अलाउड टू डू दैट। कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये अलाउंस देता है। लेकिन अब आप एक बात समझो, क्या ये इसी तरीके से चलेगा? क्या आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो राइट दी गई है, ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन की राइट अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो क्या ये सही है? तब तो हेट स्पीचेस शुरू हो जाएंगी, राइट? तब तो वायलेंस होने के चांसेस बहुत हो जाएंगे, तब तो कम्युनल स्पीचेस शुरू हो जाएंगी। हो सकता है आप इंडिया में बैठे बैठे आपके पास फ्री स्पीच एक्सरसाइज करने के लिए आप कुछ भी बोलो जिससे इंडिया के फॉरेन रिलेशंस खराब होने लगे, हो सकता है ना? तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दे दिया तब तो ये ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमने पहले क्लास में जब फंडामेंटल राइट्स हम शुरू कर रहे थे तो उसके इंट्रोडक्शन में हमने बात करी थी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना वो रिस्ट्रिक्टिव हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्वालिफाइड हैं, यानी उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना ये इन्हीं चीजों को केटर करती हैं कि आपको ये राइट तो हम दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे ये जो राइट्स आपको हम दे रहे हैं इस राइट्स के कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब इस वर्ड का मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग से आप समझिए, रिस्ट्रिक्शंस हैं ये तो आप समझ रहे हैं कि हाँ ये कुछ कुछ चीजें हैं जहां जहां ये आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन उससे पहले एक वर्ड लिखा गया है जिसका नाम है रीजनेबल। रीजनेबल आता है वर्ड रीजन से, रीजन को ही हम एक और तरीके से लिखते हैं रैशनैलिटी, रैशनल। कहने का मतलब है कि ये रिस्ट्रिक्शंस तो हैं लेकिन ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये इधर उधर के कहीं से भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा दिए ब्लैंकेट, ये इस रिस्ट्रिक्शन को लगाने के पीछे रीजनिंग है, रैशनैलिटी है, ये वेग नहीं है, अब एब्सर्ड नहीं है, इनके पीछे भी रैशनैलिटी है, कारण है। और वही कारण, यही सब, ये जेन्युइन कारण है। कोई ऐसे नहीं बोल रहा आपको कि आप बिना मतलब का ही मत बोलिए, आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन ध्यान रहे आप जब स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज करें तो भारत की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी पे खतरा ना बने, भारत की सिक्योरिटी पे खतरा ना बने, भारत के दूसरे देशों के साथ जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं उस पे खतरा ना बने, पब्लिक ऑर्डर मतलब लोगों के बीच में शांति बनी रहे आपके बोलने से, आप ऐसा कुछ भड़काऊ भाषण ना दे जिसके बीच में पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, लोग तोड़फोड़ करने लगे, लोग दूसरों को अटैक कर दें। आप में डिसेंसी होनी चाहिए, आप गाली गलौज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते, आप में मोरालिटी होनी चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना करें। जुडिशियरी की एक सेपरेट पोजीशन है इस देश में, उस जुडिशियरी के डिसीजन, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, बट जुडिशियरी के डिसीजन का आपको एक्सेप्ट करना है। आपके स्पीच से ऐसा आप नहीं कह सकते कि कुछ भी अनाप शनाप। डिफेमेशन मतलब किसी दूसरे को आपको डिफेम नहीं करना, उसको नीचा नहीं दिखाना, ये केस बन जाता है। आपके पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन है लेकिन इतना भी नहीं है कि आप किसी दूसरे को नीचा दिखाएं या आप किसी ऑफेंस को इंसाइट करें। आप कभी ऐसे खड़े होकर कोई भाषण दे कि हाँ ये कर दो, आग लगा दो, ऐसे कर दो, नहीं, दिस इज रॉन्ग। तो ये है हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हमने इसको करा है। बाकी चीजें इससे सिंपल है, बट ये आपको ध्यान रहे क्योंकि ये डेमोक्रेसी का बिल्कुल की एलिमेंट बनता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको फ्रीडम, 6 फ्रीडम जो आपके पास हैं उनमें से जो एक फ्रीडम हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ लिया। अब दूसरा है फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली क्या होती है? हमारे सबके स्कूल में असेंबली होती थी, उसमें क्या होता था कि हम सारे ऐसे लाइन में लग के एक साथ खड़े हो जाते थे। तो असेंबली मतलब लोगों का एक साथ रहना, एक साथ ग्रुप, लोगों को एक साथ मिलना किसी जगह पे। तो ये फ्रीडम आपको देता है कि आपके पास भाई साहब फुल फ्रीडम है कि आप असेंबल हो एक जगह पे, लेकिन कैसे? पीसफुली, बिना आर्म्स के। फ्रीडम ऑफ असेंबली दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलेंगे कि चलो भाई ठीक है फ्रीडम ऑफ असेंबली है, इस फलाने XYZ पार्क में तुम आ जाना और सब अपने अपने घर से जो है सो बंदूकें ले आना और फिर उसके बाद हम फोटो डाल के इंस्टा पे रील बनाएंगे। नहीं, दिस इज नॉट राइट। आपको आर्म्स के साथ नहीं दी गई है, लेकिन आपको फ्रीडम है। आप बिल्कुल, आप चाहते हैं कि आप मान लो
बहुत जगह आप कभी जंतर मंतर पे जाएंगे तो वहां पे हमेशा कोई ना कोई असेंबली होती ही रहती है। तो मान लीजिए मनरेगा करके एक स्कीम है, ठीक है, इसके जो वेजेस हैं, इसमें 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसके वेजेस को हाइक करना है, वेजेस बढ़ाने हैं इसके। तो ये वेजेस को हाइक करने के लिए सरकार से आपको रिक्वेस्ट करना है कि हमें लगता है कि वेजेस काफी कम है, आप बढ़ाओ। आप बिल्कुल जंतर मंतर जैसी जगह पे आप पब्लिकली जाएं, आप बैठें एक जगह और आप ये चीज पीसफुली करें। बिल्कुल, यू हैव द राइट टू डू दिस, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है। यही तो डेमोक्रेसी है ना, यही तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, आपके पास ये राइट है कि आप असेंबल हो। लेकिन कैसे आप यहाँ जंतर मंतर पे आप इकट्ठे हो गए और उसके बाद जो है आप हाथ में अपने आर्म्स लेके बैठे हैं कि हाँ हम अगर नहीं करोगे तो हम गोलीबारी करेंगे, तो नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, तब तो आप पे एक्शन होगा। तो ये दिया जाता है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अब यही आपको मनरेगा का वेज हाइक करना है और आप चले गए एंटीलिया में, जो मुकेश अंबानी जी का घर है। अब आप उस घर में बोल रहे हो कि नहीं मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ असेंबली है, मैं आपके घर के जो वो हैंगिंग गार्डन है वहां जाके बैठ के धरना दूंगा। नहीं, नहीं दे सकते आप। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ पब्लिक लैंड पे ऐसा कर सकते हैं, जो सरकारी जमीन है। आप जंतर मंतर पे ऐसा कीजिए, आप किसी पब्लिक पार्क में ऐसा कीजिए, लेकिन आप किसी के घर में घुस के बोलेंगे कि किसी प्राइवेट आदमी के घर में घुस के मैं धरना दूंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है ना, ये आराम से बिना आर्म्स के किसी पर्पस के लिए असेंबल होने का फ्रीडम देता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से भी स्ट्राइक करने का राइट नहीं देता कि हम एक फलाने फैक्ट्री में काम करते हैं, हमें अपने वो बढ़ाने हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट अनलॉफुल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक दिस क्लियर कि ये अनलॉफुल नहीं है, ये इलीगल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंस है। संविधान आर्टिकल 19 पार्ट 2 में ये स्ट्राइक करने की राइट नहीं देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंट के बने हुए लॉज हैं जो लेबर से रिलेटेड हैं, जो लेबर और एम्प्लॉयर का रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, बहुत सारे ऐसे लेबर कोड्स हैं, वो स्ट्राइक का राइट देते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं ये अनलॉफुल नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन संविधान स्ट्राइक की बात नहीं करता है। ठीक है, तो ये है फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसके भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक तो हमने बात कर ली कि आप आर्म्स वगैरह के साथ नहीं रहेंगे, आप मतलब केओस नहीं मचाएंगे, साथ ही साथ आप ऐसे चीज के लिए असेंबल नहीं होंगे कि जो सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को हर्ट करे, जो उस जगह की ट्रैफिक, अब आप ये नेशनल हाईवे, अब आप नेशनल हाईवे के बीच में बैठ जाएंगे आके कि कोई आएगा जाएगा नहीं, तो हो सकता है उस रोड पे एम्बुलेंस चलती हो सकता है उस रोड पे कोई बहुत इमरजेंसी में जा रहा हो, कोई भी कहीं भी जा रहा हो, लोगों का जनरल ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों का काम होगा, लोगों की जॉब है, लोगों के बच्चों के स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो ये तो आप ट्रैफिक मेंटेनेंस अगर वहां आ रही है, रादर आपको याद होगा 2-3 साल पहले अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जब फार्म प्रोटेस्ट चल रहे थे कि प्रोटेस्ट करना है बट ट्रैफिक जो है वो नहीं होना चाहिए डिस्टर्ब, ट्रैफिक चलने दो। उसी तरीके से एक सेक्शन 144 है, वो भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, सेक्शन 141 भी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, बट ये इतने डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बस ऐसे ही दे दिया है यहाँ पे कि हाँ और भी लॉज जो हैं वो भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं असेंबली पे। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। तो ये है हमारा दूसरा फ्रीडम। आगे बढ़ते हैं, अब आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब कोई एक ऑफिशियल ग्रुपिंग बनाना, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल कोई से भी एक ग्रुपिंग बनाना। एसोसिएशन, संघ जिसको कहते हैं एसोसिएशन, तो आप कोई सी एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, आपके पास राइट है। ये बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी एसोसिएशंस एग्जिस्ट करते हैं, यूनियंस होती हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं, आप बना सकते हैं, आपके पास फुल राइट है। ये सब चीजें आपको फ्रीडम दी गई हैं। इसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तो आप याद रखना, कहीं भी आपको कुछ याद नहीं आया ना, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये परेशान, इन चारों चीजों को परेशान नहीं करना। SSUI से मैंने याद कर रखा है, आप भी याद कर सकते हो। सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इस पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। दूसरा, और सेक्शन 144 इसमें भी है, सेक्शन 141 इसमें भी है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये क्या सेक्शंस हैं, हमें लॉ का एग्जाम नहीं देना। तो ये भी आपको फ्रीडम दी गई है, जिसके भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं। अभी तक हमने सिर्फ एक ही एब्सोल्यूट पढ़ा है ना, कौन सा पढ़ा है एब्सोल्यूट हमने?
आप मुझे बताओ ये चीज। चलो अभी तक हमने कौन सा राइट, एब्सोल्यूट राइट पढ़ा है अभी तक? तो खैर अगला हमारा फ्रीडम है, वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, एक इसके बड़ा क्रिटिकल रोल है ये, स्पेशली इस चीज में बताता हूं मैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपको ये फ्रीडम देता है कि जो टेरिटरी ऑफ दिस कंट्री है, टेरिटरी वर्ड यूज कर रहे हैं हमने, सिटीजनशिप यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में पढ़ा था। टेरिटरी सबसे बड़ा सर्कल था, याद है ना? टेरिटरी था, उसमें आता था यूनियन ऑफ स्टेट, यूटी और एक्वायर्ड। तो टेरिटरी में, इस पूरी टेरिटरी में, वो यूटी हो, यूनियन ऑफ स्टेट हो या कुछ भी हो, आपके पास राइट है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हैं उसमें। आप मान लेते हैं आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आपके पास फुल राइट है कि आप पूरे इंडिया की जो टेरिटरी है, उस इंडिया की टेरिटरी में आपके पास फुल राइट है कि आप उस टेरिटरी में जो है सो मूव कर सकते हैं, पूरी टेरिटरी में, कहीं भी कोई आपको मना नहीं करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये आपको तो एक बहुत तरीके से, हमने बात करी थी पहले क्लासेस में फ्रेटर्निटी की, है ना, एक नेशनल इंटीग्रेशन के फीलिंग की, ये तो उसी की बात कर रहा है ना। अगर आपके पास एक राजस्थान का इंसान को गुजरात जाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो आराम से जा सकता है, आ सकता है, तो एक तो फीलिंग बनेगी ना, डेवलप होगी ना कि हाँ ये सब मेरा है, ये सब हमारा है, हम सब एक हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रीडम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इंडिया इज वन यूनिट जहां तक सिटीजन कंसर्न है। ऐसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से, फेडरल पर्पस से स्टेट्स बना रखे हैं, लेकिन इंडिया इज वन यूनिट। इसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस रिस्ट्रिक्शंस पे आप ध्यान रखिए। इंटरेस्ट इन जनरल पब्लिक, अब आप मान लीजिए कोविड पैंडेमिक फैला हुआ है, उसमें लॉकडाउन लगा हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मैं तो मूव करूंगा बिना मास्क लगा के। तो आप जो ये जनरल पब्लिक है ना, बाकी लोग, उनके लिए खतरा बनेंगे, क्योंकि वायरस तो स्प्रेड करेगा ना आपकी वजह से। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी स्केड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, इसमें क्या है ना, ये कहता है कि कोई स्केड्यूल्ड ट्राइब है। अब देखिए जो ट्राइबल्स होते हैं ना, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होते हैं, इनको ये बड़े एक ये ग्रुप्स में जो है ना, ये काफी इनक्लोज्ड रहते हैं। मान लो कि ये एक पर्टिकुलर जगह है, ये कोई गांव है जिसमें कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं, तो ये जो ट्राइबल लोग हैं ये इसी ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये लेस इंटरैक्टिव होते हैं, जनरली बात कर रहा हूं मैं, जनरल बात कर रहा हूं, ये लेस इंटरैक्टिव होते हैं, ये बाहर की दुनिया से कम इंटरैक्ट करते हैं, ये काफी सेल्फ सफिशिएंट लाइफ जीते हैं, इनके फॉरेस्ट हैं आसपास में, उस पर डिपेंड करते हैं, इनके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी इधर ही हैं, इनकी सारी चीजें इसी इनक्लोज्ड चीजों में होती हैं। हमारी कंट्री ने जब आजाद हुए तो हमने ट्राइबल्स को लेके बहुत सारी पॉलिसीज अडॉप्ट करी, लेकिन उस पॉलिसीज का एक की एलिमेंट ये था कि हमने ये बोला कि हम ट्राइबल्स की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, हम ट्राइबल्स को फुल ऑटोनॉमी देंगे हर तरीके से, हम इन ट्राइबल्स के साथ खड़े हैं, इनकी जो लाइफ है, जैसी लाइफ है, हम चाहेंगे कि इसी तरह की लाइफ से जिए, कोई इनको परेशानी ना हो इसमें। तो ये हमने इंश्योर करा। रादर हम पॉलिटी के ही अपने कोर्स में हम आगे पढ़ेंगे 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, इसमें भी हम बात करेंगे कि हमने कितनी एम्पावरमेंट की भी ट्राई करी है इनके साथ। तो अब क्या है कि जब कोई ऐसा विलेज है, कोई ऐसा तालुक है जहां ट्राइबल पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स काफी ज्यादा हैं, और वहां पे अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अब ये मैंने बोला लेस इंटरेक्टिव होते हैं, दे आर नॉट इंटरेक्टिव मच टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अब वहां पे आप कहोगे नहीं मैं अपना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज करूंगा और मैं यही वाला जो बीच में एक रास्ता है इसी रास्ते से जाऊंगा, मैं इधर से नहीं जाऊंगा, इधर से नहीं जाऊंगा। तो ये भी ध्यान रहे, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला है कि देखो भाई जो शेड्यूल्ड ट्राइब के जो इंटरेस्ट हैं उसमें मत पड़ो, उनको प्रोटेक्ट करने दो हमें, बाकी तुम एक्सरसाइज करो अपना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तुम बस जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट के बीच में मत पड़ो। ठीक है, इसीलिए एक और कंसेप्ट है इनर लाइन परमिट का। इसके बारे में आप लोग भी थोड़ा सा रिसर्च करना। क्या है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन कंसिडरेबली ज्यादा है, तो वहां पे एक ऐसी परमिट की जरूरत पड़ती है आपको मूव करने के लिए, इनर लाइन परमिट। तो ये इसके बारे में देखना, कहीं एग्जाम्पल बन सकता है किसी चीज का, तो वो भी इसी एक्सेप्शन के बेसिस पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नाउ फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, ये भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जैसा ही है कि आपके पास फ्रीडम है कि इस पूरे टेरिटरी में आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, आप कहीं भी सेटल कर सकते हैं। रिसाइड और सेटल में क्या डिफरेंस है? रिसाइड एक टेम्पररी वर्ड है और सेटल का मतलब परमानेंट होता है। रिसाइड का मतलब कि आप 4 दिन के लिए कहीं गए, वहां आप रह रहे हैं, और सेटल का मतलब है कि आपकी जॉब वहां लग गई और अब आप वहीं बस गए। तो ये आपके पास फ्रीडम है, आप कहीं भी रिसाइड करते हैं, कहीं भी सेटल कर सकते हैं इस पूरे टेरिटरी में, ठीक है। ये भी नेशनलिज्म और नैरो माइंडेडनेस को खत्म करता है, नेशनलिज्म बढ़ाता है, नेशनलिज्म की फीलिंग कराता है कि आप कहीं भी रह सकते हैं, आप कहीं के भी हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी इंडिया इज वन यूनिट। इस भी एस्पेक्ट में इस पे भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जो सेम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो हमारे मूवमेंट में थे कि आप ऐसे, अब आप बोलो कि नहीं मैं इसी जहां पे वो ट्राइबल कम्युनिटी रह रही थी ना, मैं यहां जाके अपना बंगलो बनाऊंगा, नहीं भाई साहब नहीं बना सकते, उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक सिमिलरली उसी तरीके का सेम, तो ये इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, सेम फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस आपको मिला हुआ है। अब आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में क्या है कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन कहता है कि जो आपको फ्रीडम दिया गया है, जो आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अब वो प्रोफेशन आपका हो सकता है, आप कोई काम कर रहे हैं तो आप कोई ट्रेड करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं, ये कुछ भी प्रोफेशन है आपका, ये आप करने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। आपको कोई नहीं कहेगा कि भाई साहब तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो समझ में आता है, ये तो इस टर्म से ही समझ में आता है। लेकिन यहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं या एक्सेप्शंस हैं या क्वालिफिकेशंस हैं। क्या है वो? पहली चीज तो ये कि किसी प्रोफेशन में अगर किसी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत है तो वो एक वैलिड क्वालिफिकेशन है। कि अगर मान लो आप कह रहे हो, हमने कह दिया कि कोई भी प्रोफेशन आप कर सकते हो, आप किसी दिन सुबह उठे और आपको आज मन कर गया कि आज तो मैं डॉक्टर बनूंगा, और आपने शुरू कर दिया, प्रैक्टिस किया हो और मेरे से ऑपरेशन कराओ, नहीं, आप डॉक्टर नहीं बन सकते अनलेस आपके पास उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हैं। आप एमबीबीएस हो या आप बीडीएस हो, डेंटिस्ट हो आप, या आपके पास बीए एमएस है, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस है, तो ये सब नहीं है तब तक आप डॉक्टर नहीं बन सकते। ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, ये अलाउड है ना। इंजीनियर है तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, करेक्ट। दूसरा है कि जो स्टेट है ना, स्टेट, ये जो स्टेट है, ये स्टेट किसी प्रोफेशन को, कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशन को, कुछ बिजनेस को, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ये बोल सकता है कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है ये सिर्फ मैं करूंगा, ये सिर्फ स्टेट करेगा, ये बिजनेस सिर्फ स्टेट करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत अजीब बात है, स्टेट क्यों करेगा, स्टेट की प्रॉफिट होगी तो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बोल देगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो आपको हमने दे दिया प्रोफेशन चाहिए आपको कोई बिजनेस करने का, ठीक है, आपने मान लो न्यूक्लियर साइंस में, आपने न्यूक्लियर साइंस में कोई डिग्री कर ली हार्वर्ड से जाके, ठीक है, तो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन तो हो गई। अब कल को आके इंडिया में बोलो कि मैं एक एटॉमिक पावर प्लांट लगाऊंगा खुद का और मैं इसमें एटम बॉम्ब बनाऊंगा, ये मैं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी है और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन भी है, तो बहुत अच्छी बात हो गई, आप अपना खुद का एटम बॉम्ब बनाने लगे। तो ये बात सही है, कहीं से भी ये सही होगी। तो इसीलिए बोला गया कि नहीं भाई साहब, ये जो एटम बॉम्ब बनाने की चीज है ना, ये एटम न्यूक्लियर वेपन बनाना हो, एटॉमिक पावर प्लांट बनाना हो, ये स्टेट करेगा, है ना, ये सिर्फ स्टेट करेगा, ये कोई भी आके नहीं करेगा। तो ये दो बातें थी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन से रिलेटेड इसमें जो इंपॉर्टेंट थी। अब आपके लिए एक टास्क है, ऐसे ही फ्री टाइम में, इंटरेस्ट में, आप ये केस के बारे में पढ़ना, अनुराधा भसीन केस, और इसको रिलेट करना कि इसमें कुछ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन से रिलेटेड बात है क्या, ठीक है। चलो फ्री टाइम में करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने ये आर्टिकल 19 देखा। अब मैंने बताया था आपको कि इसमें 6 ही फ्रीडम्स हैं, पहले 7 थी। तो पहले क्या था ना कि पहले एक और फ्रीडम थी, उस फ्रीडम का नाम था कि आपके पास
प्रॉपर्टी को अक्वायर करना, होल्ड करना और डिस्पोज करने की राइट है प्रॉपर्टी से लेके। लेकिन हमने राइट टू प्रॉपर्टी ही हटा दिया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट से, जो कब हुआ था 1978। श्री मोरारजी देसाई जी उस टाइम पीएम थे, तो उस टाइम पे जो है सो हमने ये हटा दिया, तो इसलिए इस 7 फ्रीडम से हमारे 6 फ्रीडम बन गए। ठीक है, तो अभी हमारे पास सिर्फ यही 6 फ्रीडम है। तो ये है हमारा आर्टिकल 19। एक बात ध्यान रहे, आर्टिकल 19 जो है सो बहुत क्रूशियल आर्टिकल है। ठीक है, और एक और फैक्ट है जो आगे हम इमरजेंसी के चैप्टर में पढ़ेंगे, बट एक नेशनल इमरजेंसी होती है इंडिया में, आर्टिकल 352 से लगती है। ठीक है, इस नेशनल इमरजेंसी के लगते ही, जैसे ही ये नेशनल इमरजेंसी लगेगी, आर्टिकल 19 जो है ना वो अपने आप ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा ऐसे। बाकी हम इमरजेंसी चैप्टर में पढ़ेंगे इसे। अब हम आते हैं अपने अगले फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के अगले आर्टिकल पे, जो है आर्टिकल 20। ये कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये क्या कहता है कि अगर किसी आदमी ने कुछ गलती करी है, कुछ मिस्टेक करा है, या कोई भी एक कानून को तोड़ा है जिसके लिए उसको पनिशमेंट मिलनी है, ठीक है, ये जो मतलब ये तय हो गया है कि इस इंसान ने गलती करी है, अभी तक ये डाउट में नहीं है, कोर्ट ने बोल दिया है कि हाँ भाई ये गलत है, इसी ने करा है, ही इज द कल्प्रिट। अब उस आदमी के पास उसको कुछ हमने प्रोटेक्शन दी हुई है, जैसे उसको जब पनिशमेंट दी जाएगी तो उस समय उसके पास कुछ प्रोटेक्शंस हैं। ये क्या प्रोटेक्शंस हैं? पहली चीज उसको बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कहने का मतलब, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई समीर नाम का इंसान है, ठीक है, इस समीर ने एक लॉ तोड़ा, इसने एक लॉ को ब्रेक करा, ठीक है। अब मान लो ये इसने 2023 में ये लॉ तोड़ा, अब 2023 में जो लॉ है, जो कानून है, उस कानून को तोड़ने का जो पनिशमेंट दिया गया है, इस पे सिर्फ यही लगेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस पे ये 2023 में अगर कोई काम कर रहा है जिसको 2023 में हम कानून मानते हैं, तब जाकर के ही ये पनिशमेंट मिलेगी। कहने का मतलब कि कोई इंसान है, उसने 2023 में कोई एक पर्टिकुलर काम किया, कोई एक एक्ट किया, ये एक्ट जो है ना सो 2023 में पनिशेबल एक्ट नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है 2035 में ये जो एक्ट है इसको हम बना दें एक पनिशेबल एक्ट। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि 2023 में इसने काम किया, ये जो है सो 2021 तक एक पनिशेबल एक्ट था, लेकिन 21 में हमने इसे हटा दिया। तो ये जो पार्ट है ये कहता है कि कोई इंसान जिस टाइम पे जो एक्ट करता है, उस टाइम पे जो कानून है उसको पनिशमेंट सिर्फ उसी बेसिस पे मिल सकती है। आप बाद में किसी आदमी को या पहले के बेसिस पे आप किसी आदमी को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, ये कहता है। दूसरा, नो डबल जेपर्डी। इसका मतलब क्या होता है इस फ्रेज का, कि कोई भी इंसान को एक ही गलती की 2 बार सजा नहीं मिलेगी। मान लो किसी ने मर्डर भी किया और उसके लिए उसको 14 साल की सजा मिली, वो 14 साल सजा काटने के बाद वो बाहर निकला। अब बाहर निकलने के बाद आप फिर ये नहीं कह सकते, कह रहे इसने तो 14 साल पहले एक का मर्डर किया था, ये फिर से जेल में जाएगा। अब नहीं, इसने सजा काट ली उसकी। नो डबल जेपर्डी, एक गलती की 2 बार सजा नहीं मिलेगी। और तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आपको कभी भी आपको कभी भी फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप अपने ही अगेंस्ट एक वो बनो, गवाह बनो। आपको कभी भी ये नहीं बोला जाएगा कि आप अपने ही अगेंस्ट विटनेस बनो। यू विल नॉट एवर बी कंपेल्ड टू बिकम अ विटनेस अगेंस्ट योरसेल्फ।
ठीक है। आप कभी अगर कोई इंग्लिश वेब सीरीज देखोगे ना, तो उसमें क्या होता है, वहां पे ये नहीं है। वहां पे क्या होता है कि जब पुलिस अरेस्ट कर रही होती है ना, तो वो बोलती है कि आप अभी कुछ भी बोलोगे ना, तो वो आपके अगेंस्ट वो केस बन सकता है उसका। बट यहां ऐसा नहीं है, हम ये नहीं बोलते ऐसा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं इस तीनों के। पहला का एक्सेप्शन तो ये है कि ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ पे लगेगा, ये सिविल लॉ पे नहीं लगेगा, सिर्फ क्रिमिनल लॉ पे। अगर आपका टैक्स से रिलेटेड कोई काम है और आपने, तो टैक्स तो हम रेट्रोस्पेक्टिवली ले लेंगे, मतलब पुराने कानून के बेसिस पे भी हम टैक्स ले लेंगे। रादर इंडिया ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लिया भी है, एक बड़ा फेमस सा केस स्टडी है, फ्री टाइम में पढ़ सकते हो आप, वोडाफोन से। जो वोडाफोन है ना, उस पे हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन भी लिया है। तो ये कहता है कि सिर्फ क्रिमिनल लॉ पे ऐसा होगा। नो डबल जेपर्डी ये कहता है कि ठीक है, आपको पनिशमेंट तो कोर्ट के द्वारा मिल गई, डबल जेपर्डी नहीं मिलेगी आपको कोर्ट के द्वारा। आपको कोर्ट 2 बार सजा नहीं देगी। लेकिन अगर मान लो आप एक पायलट हो, है ना, आपने एक कोई लॉ ब्रेक करा, उसका सजा आपको कोर्ट ने दे दिया, लेकिन अब वो एयरलाइन जिसमें आप काम करते हो, वो एयरलाइन आपके अगेंस्ट एक इंक्वायरी बिठाएगी, तो आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे कोर्ट ने सजा दे दिया, तुम क्यों दे रहे हो। नहीं, वो भाई उनका वो डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है, वो वहां पे हो सकता है। किसी इंसान को कोई केस चला, उसने किया और उसके कंपनी ने उसको सस्पेंड कर दिया, तो वो ये थोड़ी ना बोलेगा नहीं नहीं तुम मुझे सस्पेंड मत करो क्योंकि मेरा केस तो कोर्ट में चल रहा है और डबल जेपार्डी नहीं मिल सकती। नहीं, ये हो सकता है क्योंकि ये कोर्ट नहीं दे रहा, ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव या डिपार्टमेंटल परेशानी है। उसी तरह से सेल्फ इंक्रिमिनेशन में क्या है कि अब आपको खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं बनना। तो अब मान लो आपको किसी पुलिस ने किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में पकड़ के ले गई पुलिस स्टेशन, और वहां आपको बोला कि ठीक है आप इस रजिस्टर में साइन करो। आप कहोगे नहीं नहीं मैं साइन नहीं करूंगा क्योंकि ये साइन क्या पता कहीं तुम मेरे अगेंस्ट यूज कर लो। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपना थंब इंप्रेशन, अपना सिग्नेचर, अपना ब्लड स्पेसिमेन भी आपको ये देना पड़ेगा। ये तो आपको देना पड़ेगा। कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट आपसे बोला गया कि आप अपना जो है फोन दिखाओ या अपना टी शर्ट दिखाओ जिसपे आप वहां थे, कुछ भी वो चेक कर सकते हैं, ये सब ठीक है। ये नहीं आएगा सेल्फ इंक्रिमिनेशन में। तो ये बात करता है आर्टिकल 20, ठीक है। फिर हम आते हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 इस कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स में से। और इसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये हाईली इंटरप्रिटेटिव आर्टिकल है। इसके साथ क्या ये है ना कि ये इतना बड़ा स्कोप लेकर के आता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा जो पब्लिक जो इतनी ज्यादा जो पर्सनल लिबर्टीज है ना वो बढ़ेंगी इस देश में, जितनी ज्यादा इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। क्या कहता है ये कहता है कि कोई भी इंसान को उसकी लाइफ या उसकी लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कानूनी तरीके के अलावा किसी भी इंसान का लाइफ या लिबर्टी नहीं छीना जाएगा। इसको, इस वर्ड को, ये जो फ्रेज है ना प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसके बारे में भी देखेंगे। इसका कुछ डिमेंशन है, यही डिमेंशन है, यही देखते ही हैं। तो आर्टिकल 21 ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का बड़ा सिंपल तरीके से मीनिंग ये होता है कि देखो ये वर्ड क्या कह रहा है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कानून जिस तरीके की प्रोसीजर बता रहा है उसके अलावा आप किसी की लाइफ नहीं ले सकते। यानी कानून जैसे बता रहा है उस तरीके से आप ले सकते हो। यही मतलब हुआ ना कि कानून जिस तरीके से बता रहा है आप उस तरीके से लाइफ और लिबर्टी ले सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब बात क्या होता था ना कि एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, इसका नाम है गोपालन केस। ए.के. गोपालन केस पूरा नाम है इसका। इसमें यह बोला गया कि अगर कोई एक्शन है या किसी इंसान का लाइफ लेना है, ऐसा कोई एक एक्शन है, वो एक्शन जो आर्टिकल 21 आपको बोलता है ना कि भाई आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड रहेगी, लिबर्टी प्रोटेक्टेड रहेगी, ये तभी जब ये एक्शन एग्जीक्यूटिव करती है।
एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट आपके पास ये 21 आर्टिकल है, लेकिन यही आर्टिकल आपके पास लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर क्या करेगा? लॉ बना देगा, और ये आर्टिकल कहता है कि लॉ में अगर लिख दिया गया तो फिर आर्टिकल 21 नहीं मिलेगा एक्सेप्ट। तो ये बात हुई, यानी गोपालन केस में इस आर्टिकल को बड़ा नैरो तरीके से इंटरप्रेट किया गया कि ये आर्टिकल सिर्फ आपको एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देता है कि एग्जीक्यूटिव यानी सरकार आपका लाइफ और लिबर्टी नहीं लेगी, लेकिन अगर यही चीज कानून बना करके लेजिस्लेचर आपसे ले ले तो ये तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का हिस्सा हो जाएगा और फिर उससे आपकी लाइफ और लिबर्टी ली जा सकती है। तो ये बड़ा नैरो इंटरप्रिटेशन बोलते हैं गोपालन केस में। लेकिन फिर आया द फेमस मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस ने क्या किया कि बोला कि नहीं, एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर ये दोनों ही अगर कोई डिसीजन बनाती है और वो डिसीजन किसी की लाइफ या लिबर्टी लेता है, तब भी सुप्रीम कोर्ट जो है सो उसको इंटरप्रेट करके उस आदमी को आर्टिकल 21 दिला सकता है कि नहीं, आपका जो लाइफ और लिबर्टी है वो एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर इन दोनों के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है। और हम इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? इस कंसेप्ट को बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसको बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जो गोपालन केस ने बोला ये बड़ा नैरो था, उन्होंने बोला कि नहीं, एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट तो आपको लाइफ और लिबर्टी की है फ्रीडम, लेकिन लेजिस्लेचर जो लॉ बना देगी तो लॉ के सामने हम लॉ में ये नहीं पूछेंगे कि हाँ आपकी लाइफ को क्यों ले लिया गया। लेकिन मेनका गांधी केस में बोला गया कि नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। कहने का मतलब कि एग्जीक्यूटिव आपकी लाइफ और लिबर्टी लेगी तब तो हम क्वेश्चन करेंगे ही, लेकिन अगर लेजिस्लेचर कोई कानून बना देता है और उस कानून में ऐसा लिखा होता है तो हम इसमें लिखा हुआ चीज भी को, इसमें लिखे हुए चीज को भी एग्जामिन करेंगे। सिर्फ आप इस चीज से नहीं बच सकते कि आपने कानून बना दिया तो बच गए, नहीं, अगर उस कानून में आपने कुछ अंट शंट लिखा है तो हम उसको भी एग्जामिन करेंगे और अपने सिटीजन्स को आर्टिकल 21 दिलवाएंगे, या नॉन सिटीजन्स को भी ऑफ कोर्स। तो ये एक इसमें इंटरप्रिटेशन में जैसे ही ये हुआ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ, उसके बाद इसके इंटरप्रिटेशंस बहुत बढ़ गए। आर्टिकल 21 में आज के दिन में बहुत सी चीजें आती हैं, जिसमें से एक बड़ी क्रूशियल चीज है, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, 2017 में हुई थी। तो ये बात हुई आर्टिकल 21 की, दो चीजें, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, जो ये लाइफ की बात करता है ना, लाइफ की, ये लाइफ सिर्फ एक एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है। जब हम लाइफ बोलते हैं तो इट इज नॉट मियरली ब्रीदिंग, इट इज नॉट मियरली ब्रीदिंग कि आप अगर सांस ले रहे हो तो हम कह देंगे कि लाइफ है। नो, इट मस्ट बी अ डिग्निफाइड लाइफ। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई ऐसा इंसान है, कोई एक ऐसा इंसान है जिसके पास फूड नहीं है, मतलब फूड अर्न करने के सोर्सेज नहीं है, जो डर्टी हाउस में रह रहा है या होमलेस है, जिसके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिसके पास क्लीन एयर नहीं है सांस लेने के लिए, वो किसी बहुत माइनिंग वाले एरिया में रहता है, जैसे कि झारखंड में एक जगह है जादूगुदा, यहाँ यूरेनियम के माइनिंग होती है, जिसकी वजह से बहुत रेडिएशन है यहाँ पे जादूगुदा में। आप पढ़ना, एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी है इस पे, बहुत इंटरेस्टिंग है। वहां पे लोग जो रह रहे हैं वो माइनिंग के रेडिएशन से बहुत परेशान है, क्योंकि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो जान ले लेता है लोगों का। वहां के वाटर में, वहां के एयर में यूरेनियम ही यूरेनियम है, बहुत मुश्किल लाइफ है। लेकिन कहने को तो वहां के जो लोग जिंदा हैं उनके पास लाइफ तो है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस लाइफ को लाइफ मत बोलो, ये तो एक मियरली ब्रीदिंग है कि सांस चल रही है तो लाइफ नहीं। ये आर्टिकल 21 का इंटेंशन नहीं है। आर्टिकल 21 का इंटेंशन है कि एक डिग्निफाइड लाइफ दी जाए हमारे लोगों को, जिसमें डिग्निटी हो, जिस लाइफ को वो जीने के लिए चेरिश करें उस लाइफ को, उनके पास अच्छी जॉब हो, उनके पास अच्छे खाने का चीज हो, उनके पास साफ हवा हो, साफ पानी हो, एक डिग्निफाइड लाइफ हो। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये भी इस आर्टिकल को बहुत बड़ा बना देता है ना। ये फाउंडेशन है हमारे पर्सनल लिबर्टी का, आर्टिकल 21। इसी आर्टिकल 20, अभी हम 21A की बात करेंगे। एक और समझ लो, 2017 में एक केस हुआ, पुट्टा स्वामी जजमेंट बोलते हैं उसमें 9 जजेस का बेंच था।
जिसने अपनी 550 पेज की रिपोर्ट में, जजमेंट में बोला कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। राइट टू प्राइवेसी भी जो है सो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। इससे पहले बहुत सारे जजमेंट हुए हैं, जैसे एक आध का नाम मुझे याद आ रहा है, खरक सिंह केस है शायद, एक खरक सिंह केस, और एक MP शर्मा केस है। हाँ, एक खरक सिंह केस है, ये तो श्योर है। इसमें ये बोला गया था कि प्राइवेसी नहीं है पार्ट फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन पुट्टास्वामी जजमेंट में 2017 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्नॉलेज किया कि नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है और राइट टू प्राइवेसी और आर्टिकल 21 में आता है, क्योंकि प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए। आजकल हम और बात कर रहे हैं राइट टू बी फॉरगॉटन, इसकी भी हम बात कर रहे हैं। ये भी एक प्राइवेसी का अगला स्टेप है कि आपके जो पब्लिक डोमेन में डेटा है, क्योंकि डेटा बहुत बड़ी रियलिटी है आज के दिन की, और ये जो पब्लिक डोमेन में आपके डेटा है उसको, उस डेटा को डिलीट करवाना, आप राइट टू बी फॉरगॉटन ये भी एक है, इस पे भी डिबेट चल रहा है आजकल। लेकिन राइट टू प्राइवेसी तो सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बेंच ने 2017 में बोल दिया था कि ये अब एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है, इसी तरह से एक बड़ा प्रोमिनेंट आर्ग्यूमेंट है। वो आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि जो राइट टू लाइफ है और डिग्निटी है ना एक इंसान की, वो आप अश्योर नहीं कर सकते अगर आप उसको एजुकेशन ना दो। हम ये सब बातें तब करते हैं ना, ये डिग्निटी की बात, ये लिबर्टी की बात, ये राइट टू लाइफ की बात, ये कब हम बात करते हैं? जब हम एजुकेटेड हैं, जब हमें इन सब चीजों का वैल्यू पता है। तो ये रियलाइज किया गया कि आर्टिकल 21 में जिस तरीके की हम लाइफ, जिस तरह की हम लिबर्टी, जिस तरह की हम डिग्निटी की बात कर रहे हैं ना, वो बिना एजुकेशन के ये हॉलो है। दिस इज हॉलो विदाउट एजुकेशन। तो फिर एक बात चली जिससे हमने 86th अमेंडमेंट एक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। 86th अमेंडमेंट एक्ट किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका ईयर था 2002। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमने आर्टिकल 21 में एक पार्ट जोड़ा, 21A। ये 21A कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी। ये आपका फंडामेंटल राइट है। किस साल से किस साल? 6 से 14। 0 to 6 को नहीं मिलेगी, फंडामेंटल राइट नहीं है, और 15+ का फंडामेंटल राइट नहीं है, आपका ये हक नहीं है। ये जैसे हमने बात करी थी, फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल होते हैं, अगर नहीं मिले तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो अगर 6 से 14 साल के बच्चों को ना मिले तब तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इस बीच के और 15+ के बच्चों को ना मिले तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। वो अलग कानून है, उनको अलग अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 21A में हमने दिया फंडामेंटल राइट। हुआ क्या था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स के बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली हम नेक्स्ट क्लास में वो शुरू कर देंगे, उसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ये DPSP क्या है? ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो सरकार को फॉलो करनी है। ये जस्टिसिएबल नहीं है, ये कुछ ऐसे गाइड हैं जिसके बेसिस पे सरकार को काम करना है। इस DPSP में दिया हुआ था कि 6 से 14 साल के बच्चों को आप एजुकेशन दो। सरकार ने, ये सरकार के लिए है, सरकार को गाइड करती है ये चीजें, तो सरकार ने इससे क्यों लेते हुए बोला कि ठीक है हम देते हैं, अब हम इसको फंडामेंटल राइट्स बना देते हैं, अब ये लोगों के लिए होगी। ठीक है, तो ये वहां से आया है। तो इसी अमेंडमेंट में ये सब हमने किया था 86th अमेंडमेंट में। ठीक है, ध्यान रहे, सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन की बात नहीं होती है। 86th अमेंडमेंट एक्ट से हमने ऐड किया था, और इस चीज को मटेरियलाइज करने के लिए हमने एक कानून बनाया जिसको बहुत फेमसली RTE एक्ट कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बहुत लोग बोल देते हैं, बट पूरा नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। 2009 में बनाया हमने। ठीक है, तो ये एक बहुत लैंडमार्क एक्ट है हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम का। ठीक है, तो ये आर्टिकल राइट टू एजुकेशन की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम का आखिरी राइट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ध्यान रहे, बहुत बार मैंने देखा है लोग कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। दिस इज नॉट, मतलब कैसे हो सकता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन? कोई मर्डर करे
और आप कह दोगे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन फंडामेंटल राइट है कि अरेस्ट और डिटेन आप हो गए ही नहीं, दिस इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि आपका अगर अरेस्ट हो रहा है तो उस टाइम पे आपके पास किस किस तरह के ऑप्शंस बचे हुए हैं। ये अरेस्ट से आपको नहीं बचा रहा, अरेस्ट के टाइम पे आपको कुछ दे रहा है राइट्स। ये भी इसलिए है क्योंकि हम एक बहुत मतलब कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेसी है, हम हर एक सेक्शन के लिए राइट्स की बात कर रहे हैं। हम कहीं पे जाकर के राइट टू मूवमेंट में ट्राइबल्स की राइट बचा रहे थे, यहां पे हम उन लोगों की भी राइट्स दे रहे हैं थोड़े बहुत जो अरेस्ट हो रहे हैं, जो डिटेन हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेरिशिंग फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है, जो लोग अरेस्ट या डिटेन हो रहे हैं ना उनको कुछ प्रोटेक्शंस हैं। जैसे कि इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट बात करता है प्यूनिटिव लॉ का। प्यूनिटिव लॉ क्या होता है कि आपने कुछ गलती करी और आपको पनिशमेंट मिली। दूसरा टाइप है प्रिवेंटिव लॉ। प्रिवेंटिव लॉ क्या होता है कि आप गलती ना करो फ्यूचर में, इसलिए हमने आपको पहले ही अरेस्ट कर लिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। बड़ा अजीब सा साउंड करता है, लेकिन हमें शक है कि आप ये करोगे हरकत, तो इसलिए हम आपको ये हम करने से प्रिवेंट कर रहे हैं, हम आपको पहले ही डिटेन कर ले रहे हैं कि आप ये कर ना पाओ। बहुत पॉलिटिकल यूज होता है इसका इंडिया में, ठीक है। खैर, तो जो आर्टिकल 22 बोलता है कि अगर कोई इंसान है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है तो उस टाइम पे उसके पास क्या है, राइट है। सबसे पहला राइट कि आप उसके पास ये हक है जानने का कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ही हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, क्यों अरेस्ट कर रहे हो मुझे, ये पूछ सकता है वो। दूसरा कि उसके पास ये राइट है कि वो अपना एक लॉयर ले, ये उसका राइट है, कोई उसको मना नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि बहुत बहुत हीनस क्राइम करा है तो तुम्हें लॉयर ही नहीं देंगे, नहीं, उसको लॉयर लेना उसका राइट है। दूसरा कि जब वो अरेस्ट हुआ तो इसके 24 घंटे के अंदर अंदर यानी एक दिन के अंदर अंदर उसको आपको एक मजिस्ट्रेट यानी जज के सामने पेश करना है, ये राइट है उसका। आप ऐसा नहीं कि अरेस्ट करके बिठाए हुए हो 6 महीने 6-7 दिनों तक आप उसको पुलिस स्टेशन में रखे हुए हो, उसकी मार कुटाई कर रहे हो, नहीं, 24 घंटे के अंदर अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए। और अगर मजिस्ट्रेट उसको फर्दर डिटेंशन करने का ऑर्डर ना दे तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ राइट्स हैं जो अरेस्ट के टाइम पे दिए गए हैं। लेकिन हमने एक सिटीजनशिप में बात करी थी एनिमी एलियन की, है ना, ऐसे देश के नागरिक जिनसे इंडिया का अच्छा रिलेशन नहीं है, एग्जाम्पल देने की जरूरत ऐसे देशों की नहीं है। तो एनिमी एलियन जो होते हैं उन एनिमी एलियन को ये राइट नहीं मिलता है आर्टिकल 22 वाला, ये बहुत ध्यान से आप देखना। कुछ राइट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन्स प्लस एलियंस दोनों के लिए हैं, लेकिन एक राइट ऐसा है जो सिटीजन्स के लिए तो है ही, फ्रेंडली एलियंस के लिए भी है, लेकिन एनिमी एलियंस के लिए नहीं है। तो ये कौन सा है, 22 है, ठीक है। तो ये नहीं है उनके लिए। दूसरी चीज कि ये जो है ना सिविल केस के अरेस्ट को नहीं इंक्लूड करता है। अगर आपने इनकम टैक्स की चोरी करी है और उसके वजह से आपका अरेस्ट हो गया तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये सब चीजें मेरे पास राइट है, ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए हैं, ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए, सिविल के लिए नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसकी भी बात इसमें करी जाती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का ये है कि 3 मंथ से ज्यादा किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। रखना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड होगा जिसमें कुछ जजेस होंगे, वो एक्सटेंशन देंगे तभी रख सकते हो, ऐसा है, डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ट्राई किया गया था कि इस 3 मंथ को 2 मंथ ही रखा जाए, 44th अमेंडमेंट एक्ट शायद इसने ट्राई किया था, लेकिन ये हो नहीं पाया, वो अप्लाई नहीं हो कभी, तो अभी भी 3 मंथ ही है कि 3 महीने तक आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो। इस शक पे कि आप कोई गड़बड़ करने वाले हो, हमें डर है, हम आपको प्रिवेंट करना चाहते हैं उस गड़बड़ करने से, तो आपको रख रहे हैं अरेस्ट में। तो ये है आर्टिकल 22। तो अब हमने 2 फंडामेंटल राइट्स हमारे 7 में से हमने पढ़ लिए। अब हमारे हैं तीसरे पे, जिसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आपके पास कुछ राइट्स हैं कि आपको लोग एक्सप्लॉयट ना करें, ठीक है। अब एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो राइट है वो क्या है, पहले तो एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, किसी भी सर्विस का, किसी भी काम का मिसयूज करना फोर्सफुली, किसी भी चीज का, ये है एक तरीके का मिसयूज ऑफ एनी सर्विसेज बाय फोर्स। ये फोर्स फिजिकल फोर्स भी हो सकता है,
ये फोर्स इकोनॉमिक फोर्स भी हो सकता है कि किसी को पैसे की जरूरत है, अब आप उसको 200 रुपए की जरूरत है, वो 200 में आप उसको 5,000 का काम करवा रहे हो, उससे इकोनॉमिक प्रेशर आप बना रहे हो उस पर। ये पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है बहुत ज्यादा, ये सोशल प्रेशर भी हो सकता है, ये अलग अलग तरीके के फोर्स हो सकते हैं। तो किसी भी सर्विस का मिसयूज कराना इन सब फोर्सेस से वो एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो हमारा संविधान ये आपको राइट देता है कि किसी भी तरीके की ऐसी चीज आप ना फेस करें, आपको ऐसा एक्सप्लॉयटेशन आपका ना किया जाए। ठीक है, तो इसमें दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। छोटे छोटे से आर्टिकल्स हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 23 आर्टिकल ये बोलता है कि किसी भी तरीके से ह्यूमन बींग्स जो है ना, जो ह्यूमन बींग्स हैं, इनकी एक डिग्निटी होती है। आप कहीं भी इस डिग्निटी को सेल नहीं करेंगे, आप कभी भी ह्यूमन का ट्रैफिकिंग नहीं करेंगे, आप कभी भी बेगार नहीं करेंगे, क्योंकि इस ह्यूमन बीइंग की एक डिग्निटी है। अभी हमने आर्टिकल 21 में बोला ना कि ह्यूमन बीइंग की एक डिग्निटी होती है। तो ये आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिक, उसका सेल, खरीद बेच, ये जो होता है इसको ट्रैफिकिंग बोलते हैं, कि इंसानों को खरीद लिया बेच दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। और फोर्स्ड लेबर, कि जबरदस्ती का लेबर, किसी भी तरीके का फोर्स्ड लेबर, ये सब नहीं, ये सब प्रोहिबिटेड है, ये कहीं भी नहीं हो सकता। और ये एक दूसरा आर्टिकल है जो आर्टिकल आपको इंडिविजुअल और प्राइवेट पर्सन इन दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल है, कि कोई एक इंडिविजुअल भी जो है वो भी ये एक इंडिविजुअल को जो है उसका स्टेट भी नहीं कर सकती एक्सप्लॉयटेशन, और साथ ही साथ कोई प्राइवेट पर्सन भी नहीं कर सकता एक्सप्लॉयटेशन। ये दोनों लोगों के अगेंस्ट अवेलेबल है। हमने एक आर्टिकल 15 पढ़ा था, उसका सेकंड क्लॉज था जिसमें एक्सेस टू शॉप, पब्लिक पार्क, इन सब चीजों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एक्सेस में, तो वो भी पब्लिक, प्राइवेट प्लस स्टेट दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल था। और सिमिलरली ये जो आर्टिकल है 23, ये भी सरकार भी नहीं करेगी फोर्स्ड लेबर ट्रैफिकिंग, और प्राइवेट बंदा भी नहीं करेगा, बंदा बंदी। तो ये दोनों जगह करता है। इसको अप्लाई करने के लिए भी एक लॉ है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 का, और इसमें एक एक्सेप्शन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है। अब हमने कहा कि कोई भी इंसान को फोर्स्ड लेबर नहीं किया जाएगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक जगह आपको फोर्स किया जा सकता है। वो क्या है? वो है स्टेट सर्विस। भगवान ना करे, अनफॉर्चुनेटली अगर कंट्री में वॉर हो जाती है और उस वॉर में जरूरत पड़ती है कि सिविलियंस, वैसे तो कभी जरूरत ना पड़े ऐसा, बट सिविलियंस को भी जो है सो सपोर्ट करना है, तो वहां पे आप ये झंडा लेके नहीं खड़े हो जाएंगे कि आर्टिकल 23 तो फोर्स लेबर मना करता है, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। नहीं, स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विस, जैसे कि मिलिट्री सर्विस या सोशल सर्विस, ये एक्सेप्शन है इसका, कर सकती है। आपको जाना होगा, करना होगा। आपने सुना होगा 1962 वॉर में, इंडो चाइना वॉर में ऐसा हुआ था, कराया गया था, लोग बहुत नंबर में गए थे, बहुत वॉलेंटरीली गए थे, बहुत प्राइड से गए थे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 23 है। अगला है आर्टिकल 24। ये क्या करता है? ये चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है। ये चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। 14 साल से नीचे के लोग जो हैं, वो बच्चे जो हैं, वो फैक्ट्री, माइन या हजार्डस एक्टिविटीज नहीं करेंगे। लेकिन क्या क्या? ये फैमिली बेस्ड और एंटरटेनमेंट, ये दो इंडस्ट्री में कर सकते हैं। अब चाइल्ड एक्टर्स होते हैं ना, तो वो चाइल्ड लेबर थोड़ी ना है, वो एक्सेप्शन है, वो हजार्डस काम नहीं करना है। हार्मलेस और इनोसेंट वर्क में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इससे रिलेटेड भी एक एक्ट है, बट इसमें इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। वही ध्यान रखना है कि चाइल्ड लेबर को भी प्रोहिबिट करने का हमारे अंदर एक एक्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में से एक पे। हमारा देश एक सेक्युलर देश है, हमने इसकी बात करी थी, प्रियम्बल पढ़ा था तब भी बात करी थी, और बार बार करते रहेंगे बात। ठीक है, हमने ये भी बात करी थी कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग है। हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग हैं। हम जो सेक्युलर है, सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है? एक एटीट्यूड, जब एक स्टेट जो है ना, एक स्टेट, एक देश एक ऐसा एटीट्यूड अपनाता है जिसमें वो न्यूट्रलिटी दिखाता है या फिर वो इम्पार्शियलिटी दिखाता है, किस चीज से? रिलीजन से, तो उसको हम बोलते हैं सेक्युलर स्टेट। कि जो स्टेट है
वो एक न्यूट्रल जगह पे खड़ा है हर अलग अलग रिलीजन से, रिलीजन 1, रिलीजन 2, रिलीजन 3, इन सबसे अलग अलग जगह पे एकदम न्यूट्रल है, कोई किसी को फेवर नहीं, कुछ नहीं, एकदम न्यूट्रल। तो उसको हम बोलते हैं सेक्युलर स्टेट। ये हो गया हमारा सेक्युलर स्टेट। तो यही जो सेक्युलरिज्म है, हमने ये भी देखा था कि प्रियम्बल में जो वर्ड सेक्युलरिज्म है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड किया था 1976 में। हमने ये भी देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कुछ बातें थी जो चाहती थी कि ये सेक्युलर वर्ड ऐड हो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने बोला था कि नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 to 28 तो है ही जो इसको सेक्युलर बनाता है, तो क्यों ये बिना मतलब का वर्ड लिखना है, हम तो है ही सेक्युलर, ये बताने की क्या जरूरत है। तो ये भी चल रहा था। तो ये जो हम थे सेक्युलर स्टार्टिंग से, वो यही आर्टिकल्स बताते हैं, ये भी आर्टिकल्स बताते हैं मेनली, क्योंकि लोगों के पास ये 25, 26, 27 और 28 ये 4 आर्टिकल में सेक्युलर रिलेटेड राइट्स हैं, उनके पास रिलीजियस फ्रीडम है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। आर्टिकल 25 ये ना, ये 4 बातें कहता है। आर्टिकल 25 कहता है कि लोगों के पास कॉन्शियंस प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का और प्रोपगेट करने का फ्रीडम है रिलीजन को। क्या मतलब होता है इनका? कॉन्साइंस का मतलब होता है आपका जमीर, मतलब आप अपने मन में जो पूजा करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रेयर्स करते हैं, वो बिल्कुल आप जो आंख बंद करके वो मन में बिना बोले हुए, मन में बोलते हुए जो भगवान से बातें करते हैं, मानते हैं, वो होता है कॉन्साइंस। वो इसकी आपको फ्रीडम है, और इसकी तो आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम है एक तरीके से। इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, क्योंकि ये बहुत पर्सनल स्पेस में आप करते हैं, ये बिल्कुल आपके और आपके गॉड के बीच की बात है कॉन्साइंस वाला। तो ये एब्सोल्यूट है, इसमें आप कैसे भी करें, कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बिल्कुल पर्सनल स्पेस है, ये सबसे एब्सोल्यूट पर्सनल स्पेस है। इसमें तो दुनिया में कोई इंटरफेयर नहीं करता दो लोगों के बीच में, सिर्फ गॉड एंड ह्यूमन। लेकिन ये जो बाकी 3 है ना, इनका क्या मतलब है, प्रोफेस करने का क्या मतलब है, प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है, और प्रोपगेट करने का क्या मतलब। प्रोफेस का मतलब है, आप हिंदी में समझे, खुल के बताना। अगर आप किसी XYZ रिलीजन से हैं, उस XYZ रिलीजन का होना या बहुत खुल के इजहार कर रहे हैं। आप अगर किसी धर्म से हैं तो आप उसका, अगर उससे रिलेटेड कुछ अटायर है, उससे रिलेटेड कुछ सिंबल है, तो आप ये बहुत खुल के पहनते हैं, आपको इसकी पूरी आजादी है, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि उस धर्म से रिलेटेड जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं, आप उसको करने के लिए फुल आजाद हैं। आप, वो हवन हो सकता है, वो बहुत जगह पे प्रेयर्स देना, जैसे कि नमाज पढ़ना हो सकता है, प्रैक्टिसेस हैं, आप करने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। जैसे कि सिखिज्म में किरपान रखने की बात होती है, आप बिल्कुल आजाद हैं, कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करने का आपको दिया गया है। प्रोपगेट करने का मतलब होता है आप अपने धर्म के व्यूज, विचार को प्रोपगेट कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर किसी, जैसे जनरली क्या है, धर्म में जो बातें होती हैं वो एथिकल बातें होती हैं, तो उस एथिकल बातें में अगर किसी धर्म में ट्रूथ की बात है, आप बिल्कुल इस चीज को आप प्रोपगेट कीजिए, आप दुनिया में फैलाइए। किसी धर्म में अगर सैक्रिफाइस की बात है, सैक्रिफाइस फॉर गुड, आप उसको फैलाइए, अच्छी चीज है, बढ़िया बात कीजिए, सैक्रिफाइस फॉर गुड ओनली। फिर उसके बाद किसी धर्म में अगर बात है मोरालिटी की, आप बिल्कुल उसको फैलाइए, कीजिए। लेकिन प्रोपगेट करने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है सो कन्वर्जन्स कराएं। आप ये बोलें कि मेरे धर्म का फैलाने का मतलब है कि मैं दूसरे धर्म को, लोगों को लेके अपने धर्म में करा लूं, नहीं, गलत है। बहुत जगह पे बहुत केसेस आते रहते हैं न्यूज़पेपर में कि मॉनेटरी बेसिस पे धर्म परिवर्तन होता है, पैसे दे करके दूसरे धर्म में करा। दिस इज नॉट प्रोपगेशन, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं देता है आपको। आप अपने धर्म के विचार को आप प्रोपगेट कीजिए, ठीक है। और ये जो 3 राइट है ना, ये प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट, इनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, आप ऐसे भी प्रोपगेट नहीं करेंगे कि आप वायलेंस करा दें। मोरालिटी होनी चाहिए, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए जो है सो आपको ये आर्टिकल 25 वाला राइट एक्सरसाइज करना है। आर्टिकल 27 जो है, सॉरी 26 जो है, वो क्या कहता है, तो अब आप एक बात समझिए, आर्टिकल 25 जो है ना, वो आपको राइट देता है, मतलब किसको, इंडिविजुअल को। जो आर्टिकल 26 है वो इंडिविजुअल को नहीं देता है राइट,
वो धर्म को राइट देता है। ये जो है ना, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट देता है, एक तरीके से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को राइट देता है। क्या राइट देता है कि आप एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं, आप एक एज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। आपको यह देता है कि आप कुछ प्रॉपर्टीज रख सकते हैं, आप इमूवेबल मूवेबल कैसी भी प्रॉपर्टीज रख सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टीज को मैनेज कर सकते हैं, आप उन प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल के लिए नहीं, ये उस धर्म के लिए, रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये राइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा रामकृष्ण मिशन, सुना होगा आपने ये नाम। आपने एक नाम सुना होगा आनंद मार्ग। तो ये सब रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, तो इनके पास राइट है। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे है, स्वामी विवेकानंद जी के आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रभावित। इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का इनके पास राइट है। कहां से मिलता है राइट? आर्टिकल 26 देता है। लेकिन अब मान लेते हैं कि ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है, तो वो उस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको, वो जो हिंदू मेंबर्स अगर कोई हैं तो वो एज अ हिंदू उनको राइट्स कौन कौन देता है? उस इंडिविजुअल को तो आर्टिकल 25 देता है, लेकिन उस डिनोमिनेशन को राइट कौन देता है? आर्टिकल 26 देता है। ये डिफरेंस है दोनों में, ये एक इंडिविजुअल के लिए है, 26 एक डिनोमिनेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 27 पे। आर्टिकल 27 जो है ना, ये बड़ा अच्छे तरीके से सेक्युलरिज्म मेंटेन करता है। ये कहता है कि टैक्स के पैसे से स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी या कुछ नहीं करेगी। टैक्स का पैसा रिलीजन के लिए यूज सरकार नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन इसकी लैंग्वेज समझते हैं और फिर समझेंगे कि ये कैसे कह रहा है। ये क्या कह रहा है? नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कि कोई एक इंसान को कंपेल यानी जबरदस्ती नहीं बोला जाएगा कि आप कुछ टैक्स दो, किस चीज के लिए? किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। इसमें सरकार तो आई नहीं, स्टेट। लेकिन अब बात समझो, टैक्स कौन लेता है? टैक्स तो स्टेट ही लेती है ना। तो अगर कोई इंसान आपको कंपेल कर रहा है टैक्स देने के लिए, वो कौन है? वो स्टेट है। तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं अलाउड है। कहीं भी ये नहीं बोला जाएगा कि किसी जगह पे XYZ टेम्पल बनाने के लिए टैक्स लगा दिया, कोई एक मॉस्क बनाने के लिए टैक्स लगा दिया, कोई एक चर्च बनाने के लिए टैक्स लगा दिया। नहीं, टैक्स नहीं लगा सकते। लेकिन डोनेशंस रेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डोनेशंस तो टैक्स नहीं हुए ना, डोनेशंस आर नॉट टैक्स। डोनेशंस तो वॉलंटरी है ना, सबको नहीं देने, जिसकी मर्जी वो देगा, जिसकी श्रद्धा वो देगा, जिसकी श्रद्धा वो नहीं देगा। दूसरी चीज, कोई फी लगाया जा सकता है, टैक्स नहीं लगाया जा सकता है ना, फी तो लगाया जा सकता है। क्योंकि फी, अगर मान लीजिए किसी टेम्पल है, कोई चर्च है या कुछ भी है, कोई भी रिलीजन का कुछ भी है, वहां पे कुछ फी लिया जा रहा है, तो वो फी पता है क्यों लिया जा रहा है? वो लिया जा रहा है उस प्रीमाइसेस को, उस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने के लिए। वो साफ सुथरा रहे, वहां पे जो लोग हैं वो आते जाते रहे, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे, वहां पे लोगों को कुछ खाना खिलाया जा सके, तो वो लिया जा रहा है। तो फी तो उसको मैनेज करने के लिए चाहिए ना, फी लेना कोई दिक्कत नहीं है। आप टैक्स नहीं ले सकते, टैक्स इज रॉन्ग, टैक्स इज गलत। तो सीधा यही बोला जाता है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, किसी धर्म के प्रमोशन के लिए टैक्स देने से आप फ्री हैं, आप नहीं देंगे टैक्स। और दूसरे लैंग्वेज में, सरकार टैक्स नहीं लेगी आपसे, ठीक है। तो इसी वजह से स्टेट जो है, सो स्टेट के पास टैक्स का पैसा ही नहीं है किसी को पैट्रोनाइज करने के लिए, किसी को फेवर करने के लिए या किसी को सपोर्ट करने के लिए, किसी रिलीजन को। तो स्टेट जो है वो कैसा स्टेट बन गया? एक सेक्युलर स्टेट बन गया, क्योंकि एक न्यूट्रल स्टेट हो गया, करेक्ट। अगर स्टेट के पास किसी एक्स रिलीजन से टैक्स का पैसा आ जाए तो ऑफ कोर्स वो स्टेट जो है उस एक्स रिलीजन को प्रमोट करेगी। लेकिन जब ये रास्ता ही हमने बंद कर दिया टैक्स लेने का, तब तो सारे XYZ जितने रिलीजन हैं, ये सारे रिलीजन स्टेट के लिए एक बराबर। तो स्टेट इज न्यूट्रल, स्टेट इज इम्पार्शियल, यानी स्टेट इज सेक्युलर, है ना। ठीक,
तो अब हम आज के लास्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर देंगे और डीपीएसपी शुरू भी कर देंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं आर्टिकल 28 पे। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, सीधे लैंग्वेज में यह कहता है कि कोई भी स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर सरकार द्वारा चलाया जा रहा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या तो सरकार डायरेक्ट चला रही है या सरकार उसको फंड दे रही है, इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब धर्म से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शंस, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज लेना मैंडेटरी नहीं है। पहली चीज तो जो स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां तो किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं जाएगा, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो स्टेट सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करती है ना, स्टेट उसको चला नहीं रही है, सिर्फ रिकॉग्नाइज कर रही है, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिया जा सकता है, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करना है ये वॉलेंट्री है, ये मैंडेटरी नहीं है। समझिए बात, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉपर स्टेट की है तो उसमें तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट रन रही है, बस स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करती है, मान्यता देती है, तो वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकता है। लेकिन अगर लेने वाला जो स्टूडेंट है उसको वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं लेना है तो वो फ्री है इस चीज के लिए, ठीक है। अब आता है एक तीसरे तरीके का जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे आर्टिकल 30 में। एक होता है रिलीजियस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या है ना कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना, ये रिलीजियस ट्रस्ट ने ही बनाए हैं, ट्रस्ट या इंडाउमेंट, इन रिलीजियस ट्रस्ट ने ही जो इंस्टीट्यूशन बनाया है वहां तो मैंडेटरी है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देंगे भी और उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को सबको फॉलो भी करना पड़ेगा जो उस इंस्टीट्यूशन में है। अगर कोई एक रिलीजियस ट्रस्ट द्वारा बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन है तो वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देगा ही देगा, और साथ ही में जो वहां के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो डिसाइपल्स हैं, जो प्यूपिल्स हैं, उनको वो इंस्ट्रक्शंस लेने ही पड़ेंगे मैंडेटरी। अगर आपको नहीं लेने आप उस इंस्टीट्यूशन में मत रहिए, लेकिन अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं जो एक रिलीजियस ट्रस्ट द्वारा बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन है तो वो तो बनाया ही गया है ना रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, तो वो तो देगा, और जो उसमें लोग हैं उनको लेना भी पड़ेगा ये इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो ये बात है हमारे सेक्युलर वाले आर्टिकल्स की। तो हमने फंडामेंटल राइट्स में अभी कौन कौन से देख लिया, हमारे 2 फंडामेंटल राइट्स बच रहे हैं अभी। हमने इक्वालिटी देख लिया, फ्रीडम देख लिया, फिर हमने एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट वाला देख लिया, फिर हमने देख लिया अभी अपना सेक्युलरिज्म वाला, है ना। तो हमने ये देख लिया। अब हमारे पास एक कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला राइट है। ये दोनों हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है सो हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास डीपीएसपीज में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये सब हम अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।